Hello, welcome you all. Today's topic is parallel operation of single phase transformer. आज इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि दो अलग अलग जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उनका पैरेलल ऑपरेशन हम कैसे करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैरेलल ऑपरेशन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की होता क्यों है या किसी भी ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन क्यों होता है। सपोज करो मेरे पास में कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर एक मेरे कॉलोनी के आउटसाइड के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, दैट इज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर या थ्री फेज ट्रांसफार्मर। जो भी लगा हुआ है वो डिपेंड करता है कि आपका सिटी कौन सी है। नॉर्मली अपने घरों के बाहर में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आपका आउटपुट साइड में सिंगल फेज अपन लेते हैं। ओके, तो सपोज करो कि उस कॉलोनी के अंदर टोटल नंबर ऑफ हाउसेज 100 है किसी टाइम एक्स पे, और उससे 2 या 3 साल बाद में अगर सपोज करो कि वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ के वहाँ पे जो नंबर ऑफ हाउसेज है उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, यानी 100 से सपोज करो 200 हो गया, 300 हो गया, 500 हो गए। तो पहले जो एक ट्रांसफार्मर लगा रखा था वो ट्रांसफार्मर बेसिकली आपके 100 हाउसेज के लिए करंट या पावर सप्लाई करने के लिए सफिशिएंट था, लेकिन अब नंबर ऑफ हाउसेज चूंकि इंक्रीजेज हो गए हैं तो आपको जो पावर रिक्वायरमेंट होगी वो भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। तो जो मेरा ऑलरेडी एक ट्रांसफार्मर लगा, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल ऑल द लोड्स विच इज सप्लाइड टू द 100 हाउसेज। नाउ द number of houses increases to 200 or 300, then we have to need a more transformer। तो जो एक ट्रांसफार्मर हमें और ज़रूरत होगी या दो ट्रांसफार्मर और ज़रूरत होगी, तो हम ये नहीं है कि सेपरेटली एक ट्रांसफार्मर को 100 हाउसेज में दे देंगे, दूसरे ट्रांसफार्मर से 100 हाउसेज में ये नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट है या ऑलरेडी जो रखा हुआ था उस ट्रांसफार्मर के पैरेलल में एक ट्रांसफार्मर हम और लगा देते हैं। तो ये जो ऑपरेशन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑपरेशन बोलते हैं, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर्स। ओके, ये तो हमें समझ में आया कि किसी भी ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन बेसिकली होता क्या है या पैरेलल ऑपरेशन की नीड क्यों होती है। अब इसके लिए कौन कौन सी एसेंशियल कंडीशंस है, यानी अगर मैं इनडायरेक्टली बात करूं तो पैरेलल ऑपरेशन नीड है कि आपके इंक्रीज अमाउंट ऑफ लोड है उसको अगर सेटिस्फाइड करने के लिए आपको अगर एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर की नीड है तो आप क्या करोगे, ऑलरेडी जो ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट है उससे क्या करोगे, जो दूसरा ट्रांसफार्मर आप जो नया लेके आ रहे हो उसको आप पैरेलली ऑपरेट कराओगे और जो भी डिमांड है उसको फुलफिल करोगे। तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस है, पहले उनकी हम स्टडी करते हैं। तो पहले तो क्या है कि व्हाट इज इट। पैरेलल ऑपरेशन में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर मींस दैट द टू और मोर ट्रांसफार्मर्स हैविंग these essential conditions. If these conditions are satisfied, then only two transformers can be parallelly operated. Otherwise, it is not possible. And if these conditions are satisfied, then they are connected in parallel with each other. This particular concept is called as a parallel operation of two single phase transformer. Then what is these conditions? First one, same polarity. It means that the first transformer and the second transformer should have the same polarity. दोनों की polarity same होनी चाहिए। ये तो है पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, दैट शुड बी सेम टर्न्स रेशियो। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर एंड सेकंड ट्रांसफॉर्मर का जो टर्न्स रेशियो है N1/N2, प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशियो है दैट शुड बी इक्वल, सिमिलर होना चाहिए। ठीक है। थर्ड वन है सेम फेज सीक्वेंस। अब सेम फेज सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट क्यों होगी, सेम फेज सीक्वेंस एक्चुअली नीड होती है थ्री फेज ट्रांसफार्मर के लिए, क्योंकि अगर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का देयर इज ओनली वन फेज, R or N, Y or N, B or N. But in the case of three phase transfer, we have three phases, R phase, Y phase and P phase. Then RYB of first transformer should be equal to RYB of the second transformer. यानी R should be connected to R, Y should be connected to Y and B should be connected to B। यानी R से R connected होगा, Y से Y connected होगा, B से B connected होगा in the case of three phase transformer। और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में फेज विल बी कनेक्टेड टू द फेज एंड न्यूट्रल शुड बी कनेक्टेड टू द न्यूट्रल, देन ओनली यू कैन डू द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ओके, थर्ड वन इज द सेम वोल्टेज रेशियो। प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स रेशियो शुड बी इक्वल, देन वोल्टेज रेशियो शुड ऑल्सो बी इक्वल। वोल्टेज रेशियो मतलब प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज कितना आपका स्टेप डाउन हो रहा है या स्टेप डाउन हो रहा है या स्टेप अप हो रहा है, वो भी आपका क्या होना है, रेशियो शुड भी सेम होना चाहिए फॉर बोथ द ट्रांसफार्मर। इफ these above four conditions are satisfied, then only you can do the parallel operation of two transformer। most of the time examiner will ask the parallel operation essential conditions। he will ask that write the essential condition which is needed to operate two transformer in parallel। अगर दो
ट्रांसफॉर्मर उनको अगर पैरेलली ऑपरेट करवाना है तो आपको कौन कौन सी एसेंशियल कंडीशन नीडेड होगी उसका आपका डिटेल में ये सब पूछने की लिख भी सकते हैं या पूछ सकते हैं। ओके, तो ये तो एसेंशियल कंडीशंस हुई, तो भी दो भी ट्रांसफॉर्मर की। अगर ये एसेंशियल कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप का बनता है। ये एक मेरा ट्रांसफॉर्मर है, दिस इज माय सेकंड ट्रांसफॉर्मर। अब इसमें क्या क्या है, कौन कौन से नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, कैसे हमने कनेक्शंस किया है, लेट्स सी। तो ये ट्रांसफॉर्मर 1 है, इस ट्रांसफॉर्मर की ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है, दिस इज माई सेकेंडरी वाइंडिंग। ये ट्रांसफॉर्मर बी है, दिस इज माई प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज माई सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अप्लाइड वोल्टेज दैट इज V1, अप्लाइड वोल्टेज इज V1, अप्लाइड वोल्टेज इज V1। ओके, और यहाँ पे A1 स्मॉल A1 मेरा क्या टर्न्स रेशियो है इस ट्रांसफॉर्मर का, और A2 क्या है इस ट्रांसफॉर्मर B का मेरा क्या है टर्न्स रेशियो है। ओके, ZA है मेरा कि सेकेंडरी साइड में रेफर टू सेकेंडरी साइड आपका नेट इम्पीडेंस है वाइंडिंग का। ओके, ZB क्या है सेकेंडरी प्राइमरी साइड से रेफर्ड और रेफर टू सेकेंडरी साइड में जो नेट इम्पीडेंस है दैट इज ZB। इस ट्रांसफॉर्मर से करंट सपोज करो IA निकल रही है, इससे करंट अगर IB निकल रही है और इन दोनों के पैरेलल में एक लोड लगा हुआ है दैट इज ZL, दैट इज कॉमन लोड, दैट इज कॉमन लोड फॉर ट्रांसफॉर्मर A एज वेल एज B। ओके, और यहाँ पे जो लोड करंट है दैट इज IL। तो यहाँ पे क्या किया है कि इस पैरेलल ऑपरेशन के लिए मैं प्राइमरी वाइंडिंग विल बी कनेक्टेड टू प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग विल बी कनेक्टेड टू सेकेंडरी वाइंडिंग इन द पैरेलली। तो ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है, इसका फेज इसके फेज से कनेक्टेड होगा, क्योंकि अभी देखो मैंने क्या बोला था कि सेम फेज सीक्वेंस यानी R शुड बी कनेक्टेड टू R, N शुड बी कनेक्टेड टू N। तो R इज कनेक्टेड टू R एंड N इज कनेक्टेड टू N। दिस इज माई प्राइमरी, दिस इज माई प्राइमरी। ओके, सेकेंडरी में भी सेम है, सेकेंडरी में क्या है दिस इज माई R फेज, दिस इज माई N फेज। तो सेम दिस इज R फेज, दिस इज N फेज, N न्यूट्रल। ओके, और A2 क्या है इसका सेकेंडरी जो टर्मिनल है या जो सेकेंडरी जो ट्रांसफॉर्मर या दूसरा ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर बी का क्या है आपका टर्न्स रेशियो है। ओके, तो ये जेड है, ZB इम्पीडेंसेज है, तो क्या होगा प्राइमरी कनेक्टेड होगी, सेकेंडरी कनेक्टेड है, एंड आफ्टर दैट आई विल कनेक्ट ए कॉमन लोड टू बोथ द सेकेंडरीज, कॉमन लोड टू द बोथ द सेकेंडरी, दोनों सेकेंडरीज के कॉमन में क्या करूंगा मैं लोड को कनेक्ट करूंगा और उसमें जो करंट होगी दैट इज ZL। ओके, तो जो ZL करंट होगी दैट विल बी एल्जेब्रिक सॉरी दैट इज ए फेजर समेशन ऑफ IA और IB, यानी लोड डिपेंड करेगा आपका कि ट्रांसफॉर्मर आई लोड करंट विल बी डिपेंड, लोड करंट डिपेंड, लोड करंट का मतलब क्या है लोड को कितनी पावर गई वो डिपेंड करेगी आपकी ट्रांसफॉर्मर ए ने कितना पावर सप्लाई किया और ट्रांसफॉर्मर बी ने कितनी पावर सप्लाई की है, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसके लिए क्या है पूरा एक कंप्लीट डेरिवेशन है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नीडेड नहीं है कि वो कंप्लीट डेरिवेशन कभी भी एग्जामिनर आपके लेवल के एग्जाम्स के लिए नहीं पूछेगा वो। तो आपको जस्ट सिंपली फॉर्मूलेज रिमेंबर करने की नीड है, दैट इज फॉर्मूले शेयरिंग ऑफ लोड बाई टू ट्रांसफॉर्मर आर गिवन बाई यानी किसी भी लोड को ट्रांसफॉर्मर ए, ट्रांसफॉर्मर बी, ट्रांसफॉर्मर सी, वट एवर नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कितने भी ट्रांसफॉर्मर हो सकते पर अपने यहाँ पे दो कंडीशन, दो ही ट्रांसफॉर्मर की हम कंडीशन लेके चल रहे हैं कि अगर मान लो कि ए कोई लोड है उसको दो ट्रांसफॉर्मर अगर पावर सप्लाई कर रहे हैं तो इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मर वो कितनी पावर को सप्लाई करेगा। तो एस ए पावर सप्लाई बाई द दिस इज माई apparent power, this is my apparent, this is not active power, reactive power, this is my apparent power, S equal to P plus JQ, P is active power, Q is the reactive power, S is my apparent power। तो apparent power by supplied by A transformer will be equal to ZB upon ZA plus ZB into SL। ZB क्या है इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर बी, ZA क्या है इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर ए। तो एस ए के लिए क्या होगा ZB अपॉन ZA प्लस ZB इंटू SL, SL का कितना पोर्शन इसके द्वारा सप्लाई किया गया ट्रांसफॉर्मर ए के, और SB क्या है ZA अपॉन ZA प्लस ZB इंटू S ऑफ L। ओके, SB इक्वल टू ZA अपॉन ZA प्लस ZB। तो ये फॉर्मूले डायरेक्टली याद कर सकते हो, अदरवाइज इनके पूरे पूरे एक आपके न्यूमेरिकल है, पूरा पूरा डेरिवेशन है। when you will solve that particular derivation then you will get the finally SA equal to this and SB equal to this। तो पैरेलल ऑपरेशन का अगर मैं बेसिकली अगर थोड़ा सा रिवाइज करूं या ये समराइज करूंगा तो मेन तीन एसेंशियल कंडीशंस, चार एसेंशियल कंडीशंस ये हैं, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। इसका डायग्राम कैसे कनेक्शन होंगे ये डायग्राम ध्यान होना चाहिए, और फाइनली इसका क्या है कि लोड शेयरिंग कैसे होगी ट्रांसफॉर्मर ए और ट्रांसफॉर्मर बी से, ये भी आपको रिमेंबर होना चाहिए। तो ये तो एक जस्ट ट्रांसफॉर्मर का इसके बारे में कि पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कैसे होता है। ठीक है,
अब इसके बाद में ये जेड है इक्विवेलेंट इंपीडेंस ऑफ द एक्स ट्रांसफार्मर ए रेफर टू द सेकेंडरी, जेड बी क्या इक्विवेलेंट इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर बी रेफर टू द सेकेंडरी, एंड जेड इज द लोड इंपीडेंस अक्रॉस द सेकेंडरी। दोनों सेकेंडरी के अक्रॉस में आपका लोड इंपीडेंस आपने क्या लगा रखा है। तो ये इसका सिंपली नोमेनक्लेचर है, जो प्रीवियसली जो अपना फॉर्मूला है उसी का क्या है, ये नोमेनक्लेचर है। ओके, इसी के साथ आपका ये ट्रांसफार्मर वाला पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद सेकंड है आपका पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर, क्योंकि इस पर्टिकुलर सिलेबस में अपने दो ही टाइप के, एक तो डीसी मशीन के अंदर, डीसी मशीन में ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन के अंदर डीसी जनरेटर, डीसी मोटर का है, तो डीसी जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर्स का पैरेलल ऑपरेशन अभी मैंने बता ही दिया, तो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ए डीसी जनरेटर हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, डीसी जो शंट जनरेटर है इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डीसी शंट जनरेटर मैंने यूज किए हैं, यहाँ पे दो सिटी डीसी शंट जनरेटर यूज किए हैं। तो कैसे होगा, सर्किट डायग्राम मेरा ये है। तो ये मेरा जनरेटर है A1 A2, ये टर्मिनल्स हैं और ये फील्ड वाइंडिंग है मेरी, ये मेरा जनरेटर, ये मेरा ब्रशेज है, ये आर्मेचर सर्किट है और ये फील्ड वाइंडिंग है। तो हम क्या करते हैं कि इसका अगर मेरे को करना है पैरेलल ऑपरेशन, तो मेरे को सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, जनरेटर फर्स्ट। जनरेटर फर्स्ट का मतलब दिस वन, अगर ये जनरेटर मेरा फर्स्ट वन है तो इसमें S1 टर्मिनल है, ये S2, ये सर्किट ब्रेकर है बेसिकली, ये स्विच भी बोल सकता हूँ या मैं सर्किट ब्रेकर। S1 और S3 मेरे हैं सर्किट ब्रेकर या स्विचेज हैं मेरे जनरेटर 1 के, और S2 एंड S4 मेरे क्या हैं, सर्किट ब्रेकर हैं या स्विचेज हैं जनरेटर 2 के। और ये मेरा वोल्ट मीटर क्या काम आएगा, इसका हम देखेंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर ये क्या काम आएगा। तो सबसे पहले क्या है, जनरेटर फर्स्ट की बात करते हैं कि जनरेटर, जैसे मान लो कि जनरेटर आपका ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उस जनरेटर को आपको कैसे कनेक्शन करने हैं, फिर कैसे जनरेटर 2 को आप कनेक्ट, क्योंकि पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 डीसी जनरेटर का मतलब क्या है कि एक डीसी जनरेटर है उसके पैरेलल में एक डीसी जनरेटर को और आपको कनेक्शन करना है। तो आपको क्या करना है, जनरेटर फर्स्ट में क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द जनरेटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बस बार। बस बार का मतलब जहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं या जहाँ पे कुछ स्टेबल वोल्टेज ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो पॉजिटिव टर्मिनल जनरेटर का वो किससे कनेक्टेड होगा, मेरा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बस बार, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ जनरेटर किससे कनेक्टेड होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बस बार। सबसे पहले मेरे को ये करना है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ जनरेटर कनेक्टेड होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बस बार, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ जनरेटर मेरा किससे होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बस बार। ये मेरी बस बार है, ये जो लाइन दिख रही है दिस इज माई पॉजिटिव बस बार, दिस इज माई नेगेटिव बस बार। तो मैंने क्या किया, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट कर दिया मैंने इससे, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है ये मैंने कर दिया इससे। ओके, उसके बाद में क्या, जनरेटर 2, जनरेटर 2 का क्या करना है मेरे को, जनरेटर 2 का कहना है कि स्पीड ऑफ द प्राइम मूवर ऑफ द सेकंड जनरेटर टू द रेटेड स्पीड एट दिस पॉइंट स्विच S4 इज क्लोज्ड। यानी क्या करना है कि स्विच S4 पहले ओपन है और मैं क्या करता हूँ, प्राइम मूवर की हेल्प से इसकी स्पीड को मैं इंक्रीज करता हूँ, इसकी स्पीड को मैं क्या करता हूँ, इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ। और इसको इंक्रीज या डिक्रीज करके मैं क्या, रेटेड स्पीड, मतलब ये जो जनरेटर जिस स्पीड से घूम रहा है इसका जो रेटेड स्पीड है उसके बराबर में इसको क्या करके आता हूँ, लेके आता हूँ सबसे पहले। ठीक है, टेकोमीटर की हेल्प से अपनी स्पीड को मेजर कर सकते हैं कि स्पीड का मूवमेंट क्या रहा है। प्राइमर को आप घुमाओ, प्राइमर को घुमा के, प्राइमर को घुमाने का मतलब क्या है कि आप मैकेनिकल इनपुट उसको दे रहे हो। तो मैकेनिकल इनपुट यूज करके आप इसकी क्या करो, स्पीड को रेटेड स्पीड के बराबर लेके आओ। सबसे पहले ये कर दिया। उसके बाद में क्या है कि जैसे ही स्पीड बराबर हो जाएगी तो आप क्या करो, ये S4 जो स्विच या सर्किट ब्रेकर इसको क्या कर दो, आप क्लोज कर दो, इसको क्या कर दो, क्लोज कर दो। उससे पहले S4 और S2 दोनों के दोनों ओपन है आपके, S4 और S2 दोनों क्या है आपके, ओपन है। तो S4 मैंने क्या कर दिया, जैसी स्पीड इसकी रेटेड स्पीड के बराबर है मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, जनरेटर 2 का काम हो गया। अब क्या करता है कि द एक्साइटेशन ऑफ द जनरेटर 2 इज इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ फील्ड रियोस्टेट। फील्ड रियोस्टेट कहाँ पे, ये रहा मेरा फील्ड रियोस्टेट, ये फील्ड। तो इसका क्या करूंगा मैं, फील्ड रियोस्टेट को मैं क्या करूंगा की वैल्यू चेंज करूंगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करूंगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू मतलब करंट की चेंज वैल्यू होगी, और अगर करंट चेंज होगी तो मेरी क्या होगी, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो मेरा ईएमएफ जो जनरेटेड है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी, और अगर ईएमएफ जनरेट होगा तो ये जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू भी मेरी चेंज होगी। तो मैं क्या करूंगा, ये वोल्टेज और इस वोल्टेज को मैं क्या करूंगा, ये S2 मेरा अभी ओपन है तो ये वोल्टेज वोल्ट मीटर की हेल्प से मैं क्या करूंगा, इस वोल्ट मीटर को जनरेटर 2 इज इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ फील्ड रियोस्टेट टिल द जनरेटेड वोल्टेज इक्वल टू द बस बार। यानी देखो यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है इस टर्मिनल पे, एमीटर से जस्ट अब वो जो वोल्टेज मिल रहा है वो क्या है आपका, क्योंकि ये तो नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा आपका, ईजी मिलेगा। ईजी मतलब जनरेटेड वोल्टेज, और ये मेरा क्या है S2 वोल्ट, यानी ये बस बार का वोल्टेज है। तो ये वोल्ट मीटर क्या दिखाएगा आपको,
ये वोल्टेज डिफरेंस दिखाएगा कि इसका और इसका वोल्टेज डिफरेंस कितना है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। और जब बस बार का वोल्टेज जनरेटर वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वल वोल्टेज होंगे, इक्वल वोल्टेज होने का वोल्ट मीटर आपका क्या करेगा, जीरो रीड करने लग जाएगा। और जैसे ही वोल्ट मीटर आपका जीरो रीड करेगा, उस टाइम पे आपको क्या करना है, स्विच S2 इज देन क्लोज्ड। स्विच S2 को क्या कर देना, आपको क्लोज कर देना। S4 पहले ही हो गया था जब रेटेड स्पीड इसकी बराबर हो गई थी, और S2 क्लोज कब हुआ, जब वोल्ट मीटर का रीडिंग जीरो होगी। और वोल्ट मीटर की रीडिंग जीरो होने का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, इस Eg की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है आपकी, Eg की जो वैल्यू है वो है आपकी बस बार के बराबर, बस बार वोल्टेज के बराबर है, बस बार वोल्टेज के क्या है, बराबर है। ओके, तो Eg की वैल्यू बस बार वोल्टेज के बराबर है। और हम इसको किससे कर सकते हैं, फील्ड वाइंडिंग के रियोस्टेट को चेंज करके कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हुआ कंडीशन इसकी। स्विच S2 आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया। बट एट दिस पॉइंट एट जनरेटर 2 इज नॉट टेकिंग एनी लोड, यानी इस पॉइंट पे जनरेटर 2 है वो आपका कोई भी लोड नहीं लेगा। जनरेटर 2 आपका कोई भी लोड नहीं लेगा, जनरेटर 2 आपका कोई भी लोड नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका इंड्यूस वोल्टेज है वो किसके बराबर है, आपका बस बार के बराबर है। ये जो वोल्टेज है ये आपके किसके बराबर है, बस बार के वोल्टेज के बराबर है। ओके, तो ये पर्टिकुलर कंडीशन आपकी क्या जाती है, फ्लोटिंग कंडीशन इसको हम बोलते हैं। ये जो कंडीशन है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग कंडीशन बोलते हैं। जब इंड्यूज ईएमएफ की वैल्यू अगर बस बार वोल्टेज के बराबर होगी, तो ये जो कंडीशन होगी आपकी क्या होगी, फ्लोटिंग कंडीशन। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज फ्लोटिंग कंडीशन इन डीसी जनरेटर, और पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर अगर आप कर रहे हो तो व्हाट इज द फ्लोटिंग कंडीशन फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 डीसी जनरेटर। तो आपको ये सारा बताना है कि अगर स्विच S2 क्लोज करोगे उस टाइम पे वोल्टमीटर जीरो रीड करेगा, वोल्टमीटर का जीरो रीड कर रहा है तो उस टाइम पे लोड सेकेंडरी द्वारा कोई भी लोड सप्लाई नहीं होगा, और सेकेंडरी द्वारा कोई भी लोड नहीं सप्लाई होगा, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू किसके बराबर है, आपकी बस बार के वैल्यू के बराबर होती है। इस दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज ए फ्लोटिंग वोल्टेज। ओके, तो ये फ्लोटिंग वोल्टेज हो गया। तो इसके बाद में अब क्या होगा, अगर मेरा जनरेटर 2 अगर सप्लाई करे, जनरेटर 2 सप्लाई कब करेगा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जनरेटर 2 मेरा सप्लाई कब करेगा। तो जनरेटर 2 अगर सप्लाई करे, इससे पहले जनरेटर 1 ही सप्लाई कर रहा है, तो जनरेटर 2 अगर मेरा सप्लाई करे तो टू डिलीवर करंट फ्रॉम जनरेटर 2 इंड्यूस ईएमएफ ई शुड बी ग्रेटर देन द बस बार वोल्टेज। यानी देखो, सिंपल सर्किट का एक लॉ है कि करंट तभी फ्लो होगी जब हाई करंट हमेशा फ्लो होगी आपके हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे। इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका बस बार का वोल्टेज जनरेटर वोल्टेज के बराबर है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, आप इस टाइम पे क्या है कि आपका ईएमएफ दोनों बराबर है, तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं फ्लो रही है। लेकिन आप अगर ईजी की वैल्यू बढ़ा दो, ईजी की वैल्यू क्या कर दो, आप इंक्रीज कर दो, जनरेटेड वोल्टेज है उसकी वैल्यू अगर इंक्रीज कर दो और बस बार से अगर वैल्यू बढ़ा दोगे, तो ये पॉइंट आपका इस पॉइंट से हायर पोटेंशियल पे चला जाएगा और ये हायर पोटेंशियल पे चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी करंट यहाँ से बस बार को सप्लाई होने लग जाएगी। तो आपको क्या करना है कि टू डिलीवर करंट जनरेटेड टू इंड्यूस ईएमएफ ई शुड बी ग्रेटर देन द बस बार वोल्टेज वी। और जैसे ही अगर ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू, ईजी की वैल्यू, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू अगर आपके वोल्ट बस बार वोल्टेज से ज़्यादा होगी, तो उस टाइम पे जो आपका वोल्टेज जो करंट सप्लाई होगी वो आपको बस बार को होगी, और बस बार को अगर सप्लाई होगी तो आप बस बार को सप्लाई करंट करने लग जाएगा, और जनरेटर 2 भी आपका क्या हो जाएगा, बस बार को सप्लाई देना लग जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 डीसी जनरेटर्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या आपको बताया है कि पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 ट्रांसफॉर्मर्स कैसे होते हैं, और पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर का कैसे होता है। तो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 डीसी जनरेटर में जो एसेंशियल कंडीशंस हैं कि आपका सेम वोल्टेज रेशियो होना चाहिए, सेम फेज सीक्वेंस होनी चाहिए, सेम पोलैरिटी होनी चाहिए, और इसके अलावा सेम वोल्टेज रेशियो होना चाहिए, सेम टर्न्स रेशियो होना चाहिए। ये तो मेनली उसकी बात हुई है। फिर प्राइमरी विल बी कनेक्टेड टू प्राइमरी, सेकेंडरी विल बी कनेक्टेड टू सेकेंडरी, एंड देर विल बी ए कॉमन लोड विच इज कनेक्टेड टू बोथ द सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग्स के कॉमन में आपका लगेगा, ठीक है। तो ये तो हुआ इसकी पैरेलल ऑपरेशन टू ट्रांसफॉर्मर में। फिर उसके कुछ डेरिवेशंस तो हैं, लेकिन फाइनली अपने को एस ए और एस बी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है कि एस ए यानी मतलब अपेरेंट पावर सप्लाइड बाय द ट्रांसफॉर्मर 1 टू लोड, एंड अपेरेंट पावर सप्लाइड बाय ट्रांसफॉर्मर 2 या बी टू द लोड। क्या क्या वैल्यू जो कि जेड बी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी और जेड ए अपॉन जेड ए प्लस जेड बी। ओके, ये हो गया। उसके बाद में पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 डीसी जनरेटर के बारे में बात की। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस थी कि पहले आपको क्या करना है कि जनरेटर को आपने बस बार से कनेक्ट कर दिया, बस बार से कनेक्ट कीजिए जनरेटर 1 को। फिर जनरेटर 2 को क्या करो, उसकी स्पीड को आप इंक्रीज करो। स्पीड को जैसे इंक्रीज करो तो एक स्विच होगा वो आपको क्लोज कर देना है। फिर जो स्विच क्लोज हो गया उसके बाद में आपको वोल्टेज मेजर करना है कि बस बार का वोल्टेज और ईएमएफ जनरेटेड ईएमएफ
ईएमएफ अगर बराबर हो जाएगा तो आपको क्या करना है, जैसे वोल्टमीटर जीरो रीडिंग करेगा आपको S2 भी क्लोज कर देना है। अगर सपोज करो कि ई की वैल्यू अगर 20 से कम और अगर आपने लोड कनेक्ट कर सपोज को स्विच क्लोज कर दिया है तो क्या होगा, बस बार से मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। देखो अगर मान लो कि ये वोल्टेज आपका 10 बार वोल्टेज से कम है तो क्या होगा, ये हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे, तो ये क्या जाएगा आपका करंट ड्रॉ करने लग जाएगा। और करंट अगर कोई ड्रॉ कर रहा है इसका मतलब क्या है, ये जनरेटर एज ए मोटर वर्क करने लग जाएगा। क्योंकि जनरेटर में क्या है, मैकेनिकल इनपुट देते हैं, वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट वो देगा, आउटपुट देगा, ठीक है, आर्मेचर से देगा, आर्मेचर से करंट निकलती है। लेकिन मोटर के केस में आर्मेचर में करंट जाती है, तो अगर ये पोटेंशियल इस पोटेंशियल से ज़्यादा है या ये पोटेंशियल इस पोटेंशियल से कम है तो करंट क्या हो जाएगी आपके आर्मेचर में आएगी और इट विल एक्ट एज ए मोटर। हमें मोटर की तरह कार्य नहीं करवाना, एज ए जनरेटर कार्य करवाना। तो जनरेटर कार्य करवाने क्या है, दिस पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन to this particular bus bar voltage, and if this happen then current will flow from this particular point to bus bar, and this is the complete parallel operation of two DC generators as well as two transformers. Thank you very much.